हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले मैंने आपको यानी कि कल पर्यावरण टेस्ट सीरीज 1 करवा दिया। आज है पर्यावरण टेस्ट सीरीज का दूसरा दिन यानी टेस्ट सीरीज 2 है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे छात्र डेली शेयर करते हैं मैं उनका नेम लेना चाहूँगा, जैसे कि अमित दक्ष जी हैं, नेहा बंसल जी हैं, ठीक है। और भी हमारे पुराने छात्र हैं जो डेली एक तरीके से शेयर करते हैं। और कल एक नए लोग जुड़े, ठीक है, कुलदीप जी, और कुलदीप सिंह के नाम से आईडी थी, और एक और भी जुड़े हैं एक लोग, उनका नेम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सुझाव दिया था और मैं उनके सुझाव को मानता हूँ, ठीक है। उनका सुझाव ये था कि सर कई बार क्या होता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है और क्वेश्चन कम हो पाते हैं, ठीक है। तो आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आज सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। लेकिन हाँ, जो नए छात्र जुड़ चुके हैं वे क्या कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करते चलें, ठीक है। आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते चलिए, ठीक है। चलिए, ये रहा स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न आपके सामने है मेरे साथियों। जल्दी से इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपके पास मात्र है 3 सेकेंड, जल्दी से करिए, जल्दी से फटाफट करिए, आपका समय खत्म होता है। और इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि यह एक प्रदूषक है, यह एक बड़ा प्रदूषक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है। तीसरा ऑप्शन है लीड ऑटोमोबाइल से निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए, मात्र आपके पास है 5 सेकेंड, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से। और साथ ही साथ जो मेरे छात्र शेयर करते हैं मैं उनका नेम लेना चाहूँगा, जैसे अमित दक्ष जी हैं, और भी हमारे कई छात्र हैं जो डेली शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। बाकी ये सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया है? इकोलॉजी शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? पहला ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर करिए, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हिटकर और आर्थर टंसले या अर्नेस्ट हैकल। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बहुत ही कम समय है क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों डी, यानी कि अर्नेस्ट हैकल। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इकोलॉजी या परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन करने वाले पर्यावरण की एक शाखा है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान की क्या है? एक अध्ययन करने वाली पर्यावरण शाखा है। और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। और किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। या इस शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है एज प्रजातियां, दूसरा ऑप्शन है की स्टोन प्रजातियां, तीसरा है एंडेमिक प्रजातियां, और चौथा ऑप्शन है फोस्टर प्रजातियां। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बहुत ही कम समय है, आपके पास मात्र और मात्र 5 सेकेंड है। जल्दी से करिए, जल्दी से फटाफट। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आज हम बिल्कुल अपने समय पर हैं, ठीक है। आज हमारा समय बिल्कुल साथ चल रहा है, हम समय के साथ चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी उतने हुए हैं और समय भी उतना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा एज प्रजातियां। इकोटोन में जो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजाति है वो है आपकी एज प्रजातियां। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इकोटोन क्या होता है? तो दो बायोम के मध्य
संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। और इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रजातियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एज प्रजातियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन, यूपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताइए। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? पहला ऑप्शन है केवलादेव नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है मानस नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है दुधवा नेशनल पार्क और चौथा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो छात्र जुड़ चुके हैं वे जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ जो छात्र जुड़ रहे हैं वे सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब करके बता दिया करें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि सेकेंड डे मैं आपका नेम ले सकूं। ठीक है, ताकि मैं आपका सेकेंड डे नेम ले सकूं। और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करते चलिए मेरे साथियों। ठीक है, शेयर जरूर करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क साइबेरियन सारस नेशनल पार्क में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साइबेरियन सारस जो है एक खतरे की प्रजाति है या भारत के नेशनल पार्क में पाई जाती है या आती है। और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा इसका क्षेत्रफल जो है 28.73 वर्ग किलोमीटर में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा केवलादेव नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी घोषित किया गया है या विश्व धरोहर सूची में इसको रखा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न। बहुत ही छोटा प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है। चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? पहला ऑप्शन है ए में 1, बी में 2, सी में 3, 4 में 4। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो चट्टानों में चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, एक आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल, तीसरा रूपांतरित या कायांतरिक शैल होते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में पाया जाता है या किस प्रदेश में है? भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका आंसर जल्दी से करिए मेरे साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। बहुत ही कम समय है क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क अवस्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा जा चुका है, नहीं तो आप जाकर देख लीजिएगा। आप 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हो सकता है पूछा गया है या 2017 ऐसे मैंने देखा था। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है यूनेस्को, WWF के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, IUCN के द्वारा। अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है, यानी कि अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। यूनेस्को, WWF, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? WWF के द्वारा मनाया जाता है और 5 मिलियन इसके समर्थक हैं और 100 से देशों में फैला हुआ है। और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थ आवर मनाने का मुख्य उद्देश्य धरती के संसाधनों को बचाना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी इसको भी आप लोग कमेंट में करिए। चलिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस A.E. नायडू। दूसरा विकल्प है जस्टिस लोकेश्वर सिंह। तीसरा विकल्प है जस्टिस मार्कंडेय काटजू और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे साथियों, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आज हम बहुत ही सही समय पे चल रहे हैं। आज क्वेश्चन जितने हैं उतना समय हमारा हुआ है। चलिए जल्दी से करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस लोकेश्वर सिंह और इसकी स्थापना हुई थी NGT के 2010 में और इसके पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर करिए। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। फटाफट आंसर करिए और शेयर जरूर करते चलिए। जो लोग शेयर कर देते हैं बता दिया करें।
जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वे भी बता दिया करें। क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पौधों की बहुत सी संस्कृति, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, सब्जियों के अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों की बहुत सी संस्कृति है, संस्कृति से संबंधित रखता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स जो है वो पौधों की प्रजातियों से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? जल में लवण मिलाने पर क्या होता है? क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में कमी आ जाती है, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हिमांक में वृद्धि हो जाती है। जल्दी से इसका आंसर करिए, सोच कर करिएगा, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लॉजिक लगा कर इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जल में यदि हम लवण मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉरी यार, एक मिनट दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मिनट। चलिए प्रकृति में यदि तीन समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल अणु हो सकते हैं? पहला ऑप्शन हो जाएगा 6, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 9, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 12 यानी कि 12 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 10। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए कि प्रकृति में यदि 3 समस्थानिक हाइड्रोजन तथा 3 समस्थानिक ऑक्सीजन हो जाए तो पृथ्वी पर कितने प्रकार के जल अणु हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो ध्यान रखिएगा 9 हो जाएगा, 9 अणु हो जाएंगे। जल के कितने अणु हो जाएंगे? 9। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं, निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं। पहला ऑप्शन है स्थल पर, दूसरा ऑप्शन है जल में, और तीसरा ऑप्शन है वायु में, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है और मुझे लगता है इसको सारे छात्र आंसर कर देंगे क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जीव जंतुओं के आवास स्थल जो हैं वो स्थल में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, आवास होते हैं स्थल, जल और वायु तीनों में रहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न भी बहुत ही सरल और बहुत ही उम्दा प्रश्न है। एक अच्छे आवास निर्माण अमुक को प्रभावित करने वाला कारक है। एक अच्छे आवास निर्माण अमुक को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सूर्य का भ्रमण चक्र, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वायु की दिशा, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गृह स्वच्छता, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। और जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं वे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने के बाद बता दिया करें कि हाँ सर मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आपका नेम भी ले सकूँ। अमित दक्ष जी डेली शेयर कर रहे हैं, उनका नेम मैं नहीं ले पा रहा था, आज 3-4 बार मैंने उनका लिया नाम कि अमित दक्ष जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कई बार शेयर किया है, ठीक है। चलिए मैंने उनका नेम ले लिया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक है सूर्य का भ्रमण चक्र और वायु की दिशा और गृह स्वच्छता, यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक बेहतर आवास में, इसको भी आप चाहें तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हैं। एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए? रसोई घर की ओर, अतिथि की कक्ष की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि शशि जीएस एकेडमी पर इस तरह के प्रश्न करवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शशि जीएस एकेडमी से जोड़ने के लिए दूसरों को भी बताइए कि इस तरह के इन्वायरमेंट कोई नहीं करवा रहा जो बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो एक बेहतर आवास में बरामदा निम्न में से किस ओर खुलना चाहिए? रसोई घर की ओर, अतिथि कक्ष की ओर, शयन कक्ष की ओर और शौचालय की ओर। जल्दी से इसका आंसर करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
जल्दी से करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिथि कक्ष की ओर एक बेहतर बरामदा का आवास होना चाहिए और उस ओर खुलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में बनाए जाने वाले मिट्टी के घरों में उनकी छतों को बनाने हेतु आवश्यक सामग्री क्या है? आवश्यक सामग्री क्या है? तो जो राजस्थान से संबंधित रखते होंगे वे तो जल्दी बता सकते हैं। ठीक है, पत्थर, कटीली झाड़ियाँ, लकड़ी, सीमेंट की ईंटें। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। साथ ही साथ जो मेरे छात्र जुड़ चुके हैं, जो मेरे दोस्त नए जुड़ चुके हैं, वे शेयर जरूर कर दें। ठीक है, वे शेयर जरूर कर दें साथियों, शेयर जरूर कर दें, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ। इसका आंसर हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फूल गोभी यानी कि कलीफ्लावर का खाने योग्य कौन सा भाग अच्छा होता है? जल्दी से इसका आंसर करिए। फल, कलिका, पुष्प और पुष्पक्रम। इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से करिए फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। साथ ही साथ जो लोग जुड़ चुके हैं वे क्या कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पुष्पक्रम इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। फूल गोभी का खाने योग्य क्या है? पुष्पक्रम। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती हैं? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, मुझे लगता है मेरे सारे दोस्त इसका आंसर कर सकते हैं। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। जल्दी से इसका आंसर करिए। मैं आप सभी लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो मेरे नए छात्र, जो मेरे नए दोस्त, जो मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट जरूर करें। साथ ही साथ अपने स्टेटस यानी फेसबुक के स्टेटस पर और क्या नाम है व्हाट्सएप की स्टेटस पर ज़रूर लगाएं। डेली वीडियोज़ लगाएं, डेली स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन को लगाएं। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लगाते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की आवश्यकता इस समय हमें बहुत ज़्यादा है। तो काली मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही कम प्रश्न बचे हैं आज। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सूचना संग्रह एवं प्रचार करना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सूचना विश्लेषण करना और सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का संप्रेषण। और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास मात्र है 5 सेकेंड। जल्दी से करिए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। साथ ही साथ 5 सेकेंड आपके होने वाले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों उपरोक्त सभी। तो संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना संग्रह एवं प्रसार करना, सूचना विश्लेषण करना, सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का संप्रेषण करना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, आज बहुत ही कम समय में मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाया। ठीक है, अब आप लोगों की यदि अच्छी लगी क्लास तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ क्लास के बाद दीजिएगा। जब भी फीडबैक दिया करें क्लास के बाद दिया करें। क्लास ख़त्म होने के बाद यानी कि जब लाइव ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ही दिया करें। ठीक है, ताकि आपका कमेंट जो है वो वहीं पर रहे जहाँ पर आप कमेंट करते हैं। नहीं तो कमेंट आपका गायब हो जाता है। ठीक है, उसी वीडियो में आपका कमेंट रहे। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र जुड़ते जा रहे हैं मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं सस्य जीएस अकेडमी से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं जो हमारे छात्र लगातार डेली शेयर करते हैं और हमारे सपोर्ट में लगातार वे लगे हुए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। 9:30 बजे जरूर मिलिए।